हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। जहाँ हमने कल अपना वीडियो छोड़ा था भक्ति काल को लेकर के। भक्ति काल में कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका शेष भाग रह गया था, उस पर वीडियो न बना करके मैं उसमें से प्रश्न आपके लिए छोड़ूंगा, जिसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। चलिए देखते हैं आज फिर अपना वही लक्ष्य विषय हिंदी प्रश्न पत्र 2021 और 2021 में रीतकाल से हमारे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। रीतकाल में रीतकाल की समय सीमा पूछी जा सकती है। रीतकाल के अन्य क्या नाम हो सकते हैं। रीतकाल के प्रमुख कवि कौन कौन होते हैं। रीतकाल को कितने भागों में बांटा गया है, अथवा रीतकाल की प्रसिद्ध रचनाएं बताइए। तो देखते हैं कि रीतकाल की समय सीमा क्या थी। रीतिकाल व्यक्तिवी संमत 1700 से लेकर के 1900 तक माना जाता है। 1700 से 1900 के बीच का जो समय है वह रीतिकाल का समय रहा। रीतिकाल और कितने नामों से जाना जाता है, तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा, रीतिकाल को कला काल कहा जाता है, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है, इसी काल को संवर्धन काल कहा जाता है, और रीतिकाल को ही हम और अपकर्ष काल एवं काव्य काल के नाम से जानते हैं। कभी कभी आगे की परीक्षाओं में जो प्रतियोगी परीक्षाएं रहती हैं, टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, इनमें भी कभी कभी यह पूछ लेता है, थोड़ा सा लेवल उसका ऊंचा कर देता है और लेवल ऊंचा करके पूछ लेता है कि श्रृंगार काल किसने कहा। तो रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? मिश्रबंधु ने कहा। श्रृंगार काल विश्वनाथ ने कहा और अलंकृत काल मिश्रबंधु ने कहा। एक बार फिर देख लीजिए, श्रृंगार काल विश्वनाथ ने कहा, अलंकृत काल मिश्रबंधु ने कहा, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं इसको, उत्तर मध्यकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, दरबारी काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, संवर्धन काल राम खेलावन पांडे इसको कहते हैं, अपकर्ष काल गणपत ने कहा है, तो काव्य काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। इसके नामकरण के बाद अब प्रश्न यह आता है कि रीतकाल को कितने भागों में बांटा गया। तो रीतकाल को हमने 3 भागों में देखा कि रीतिबद्ध, रीतसिद्ध और रीतिमुक्त। ये रीतिबद्ध क्या है? ये एक सैद्धांतिक पद्धति थी, छंद पद्धति है, जिसका अनुसरण करते हुए जिन कवियों ने काव्य शास्त्रीय पद्धति का जो अनुसरण किया, उन कवियों को रीतिबद्ध की श्रेणी में रखा गया। रीत सिद्ध उस पद्धति का अनुसरण तो नहीं किया, लेकिन उसको अपनाते हुए जो अपना काव्य लिखा वह रीतबद्ध कहलाए, रीत सिद्ध कहलाए। और जो इन दोनों पद्धतियों से मुक्त होकर के काव्य लिख रहे थे, वे थे हमारे रीतमुक्त कवि। रीतबद्ध कवियों में हम एक संक्षिप्त में अगर देखना चाहें तो इसका एक सूत्र है, चिमके, कुलदेव, भिखारी, पद्माकर, ग्वाल, भूषण। याद करने की दृष्टि से, सरलता की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं कि चिमके, कुलदेव, भिखारी, पद्माकर, ग्वाल, भूषण। अब जो पहला वर्ण है हमारा चे, तो चे से बनेगा हमारा चिंतामणि, माँ से मतीराम, का से केशवदास, कु से कुलपति मिश्र, देव, भिखारीदास, पद्माकर, ग्वाल और भूषण। ये हमारे कौन से कवि हैं? रीतबद्ध कवि कहलाते हैं। रीत सिद्ध की बात करते हैं तो शेर बने बिहारी।
एक वाक्य में ही हम उनको सभी कवियों को ले लेते हैं। शेर बने बिहारी। अब शेर से क्या हुआ? से हुआ सेनापति। रा से क्या हुआ? रसनिधि हो गया। बा से वैनी हो गया। ना से नईबाज हो गया। बिहारी लाल जो श्रेष्ठ माने जाते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि इनमें प्रमुख कौन है? तो देखिए, चिंतामणि प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। मतिराम हैं, इनकी रचनाओं को पूछ लेता है। केशव दास को पूछ लेता है। विकारी दास को पूछ लेता है और भूषण को। इनको अधिकांश परीक्षाओं में पूछता है, इनकी रचनाओं को लेकर के पूछ लेता है। चिंतामणि की काव्य कुल कल्पतरु जो प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, अधिकांश परीक्षाओं में आती है। काव्य प्रकाश भी कभी कभी इनकी रचना को पूछ लेता है कि काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है। काव्य कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? मतराम की बात करें तो इनकी अधिकांश जो पूछी जाने वाली रचना है वह है ललित ललाम। ललित ललाम को अनेक बार परीक्षा में पूछा है। केशव दास जो महत्वपूर्ण कवि हैं, केशव दास के विषय में अगर कहा जाए तो रामचंद्रिका इनकी प्रसिद्धि का ग्रंथ रहा है। विज्ञान गीता भी इनकी ख्याति बताती है। लेकिन रामचंद्रिका मात्र एक दिन में लिखी जाने वाली इनकी रचना है, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या, भगवान राम का वर्णन किया गया है। केशव दास की जो रामचंद्रिका है वह छंदों का अजायब घर भी कहलाती है। कठिन काव्य का प्रेत उसी रचना के आधार पर इनको कहा गया कि केशव दास हृदयहीन कवि हैं। इन्होंने अलंकारों का विशेष जहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए वहाँ भी प्रयोग किया है, इसलिए ये कवि हृदय हैं, हीन कवि कहलाते हैं। अब कुलपति मिश्र की बात करें तो इनका जो रस रहस्य है प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। रसों का वर्णन है उसमें। देव का शब्द रसायन इनकी प्रसिद्ध रचना मानी गई है। विकारी दास की रचना की बात करें तो काव्य निर्णय अधिकांश परीक्षा में पूछी है कि काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है। भूषण जिनके बारे में जानते हैं, भूषण ने शिवा बावनी, छत्रसाल प्रशस्ति और भूषण ग्रंथावली इनकी रचना की। शिवा बावनी, छत्रसाल प्रशस्ति ये दो राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई हैं और भूषण ग्रंथावली अलंकारवादी इनकी रचना है। भूषण का जो वास्तविक नाम था वो मनीराम या पतिराम था। आगे बात करते हैं अब रीत सिद्ध कवियों की। तो इन सभी कवियों में बिहारी लाल ही प्रसिद्ध कवि हैं जो श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई ब्रज भाषा की रचना है जिसमें 719 दोहे पाए जाते हैं। 719 दोहों में से 600 दोहे हमारे श्रृंगार रस को लेकर के हैं और 119 दोहे जिनका आधार भक्ति और नीति है। बिहारी लाल की जो रचना है बिहारी सतसई, उस पर अब तक 54 टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। प्रसिद्ध कवि हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि रीत काल का प्रवर्तक कौन है तो केशव दास का प्रमुखता से स्थान आता है। डॉक्टर नगेंद्र केशव दास को रीत काल का प्रवर्तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य अगर माना जाए तो केशव दास को ही रीत काल का प्रवर्तक माना जाता है। तीसरा जो हमारा भाग था रीत काल का, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। रीत मुक्त वे प्रसिद्ध कवि हुए जिन्होंने इन रीत परंपराओं का अपने काव्य में प्रयोग नहीं किया। ये कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर।
इसको हम संक्षेप में एक वाक्य में अगर ले सकते हैं तो घनानंद ने आलम से ठाकुर बोला। एक ही वाक्य में हम कैसे इसको याद कर सकते हैं कि रीत मुक्त कवि कौन कौन से हैं? एक वाक्य याद कर लीजिए, वो कौन सा? वह है कि घनानंद ने आलम से ठाकुर बोला। घनानंद, आलम, ठाकुर और बोधा, चारों कवि हो गए। ये प्रसिद्ध कवि हैं। अब बात करते हैं हम इस काल की विशेषताओं की। अधिकांश पूछता है कि रीत काल की विशेषताएं क्या हैं। तो रीत काल की विशेषताओं में देखेंगे, सबसे पहली विशेषता ये है कि इसमें रीत ग्रंथों की प्रचुरता थी। रीत ग्रंथ, अधिकांश मात्रा में रीत ग्रंथ लिखे जा रहे थे। दूसरी विशेषता ये कि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी। श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण इसकी विशेषता हुई। तीसरी विशेषता इसमें यह थी कि ब्रज भाषा का उत्कर्ष हो रहा था। सबसे ज़्यादा ब्रज भाषा का कवि प्रयोग कर रहे थे और ब्रज भाषा का प्रयोग करने के कारण इसे ब्रज भाषा का स्वर्ण युग भी माना जाता है। किस काल को बच्चों माना जाता है? रीत काल को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहते हैं, रीति काल को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहते हैं। इसका हमेशा ध्यान रखना। अगला, ये जो हमारा अभी इस रीत काल को लेकर के स्पष्टीकरण था, अब वही 5 प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपको फिर छोड़ता हूँ। प्रश्न नंबर 1 आप नोट करेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 5 प्रश्न आप लोग जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न नंबर 1, अष्टछाप में कितने कवियों का उल्लेख किया गया है? प्रश्न नंबर 2, अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न नंबर 3, अष्टछाप की स्थापना किसने की? अगला प्रश्न, अष्टछाप में वल्लभाचार्य जी के कितने शिष्य थे? और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वह है कि अष्टछाप में सूरदास और उनके बाद किस श्रेष्ठ कवि का नाम आता है? सूरदास के बाद अष्टछाप में किस कवि को श्रेष्ठ माना है? इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।